कंजूस सेठ की दावत। राधापुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक सेठ रहा करता था। मोहन सेठ के परिवार में उसकी पत्नी कमला और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम निर्मला था, जिनके साथ मोहन सेठ उसी गांव में एक बहुत बड़े आलीशान मकान में रहा करता था। और मोहन सेठ की उसी गांव में एक बहुत बड़ी राशन की दुकान थी, इसलिए मोहन सेठ की दुकान से सभी गांव वाले अपने घर का राशन वहीं से खरीदा करते थे। मोहन सेठ जितना धनी व्यक्ति था वे उतना ही कंजूस भी था, क्योंकि मोहन सेठ कभी भी किसी अच्छे कार्य के लिए किसी को 2 रुपए भी ज़्यादा नहीं देता और ना ही वे किसी गांव के गरीब व्यक्ति की मदद करता। उसकी इसी आदतों के कारण उसकी पत्नी कमला बहुत ही परेशान रहती थी। और वहीं दूसरी ओर उसी गांव में भोलू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भोलू राधापुर गांव में ही रहता था और वह मोहन सेठ के यहाँ पर उसके व्यापार के हिसाब का पूरा काम भोलू ही देखा करता था। इसलिए जब एक दिन मोहन सेठ और भोलू उनके व्यापार का हिसाब देखने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक भोलू मोहन सेठ से कहने लगता है, अरे मालिक, आज तो ठंड बहुत है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम दोनों कल्लू चाय वाले के यहाँ से थोड़ी अदरक वाली चाय पी लेते तो सारी सुस्ती और ठंड दूर हो जाती। इसलिए मालिक, चले क्या चाय पीने कल्लू चाय वाले के यहाँ पर। तभी भोलू ने मोहन सेठ से इतना कहा ही था कि मोहन सेठ भोलू से कहने लगता है, अरे भोलू, क्या तुम्हें पता नहीं है, चाय पीने से शुगर की बीमारी हो जाती है और वैसे भी कल्लू चाय वाला बहुत मीठी चाय बनाता है, इसलिए ऐसी चाय पीना जहर के बराबर है। और भोलू, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल चाय के कुछ ज़्यादा शौकीन होते जा रहे हो और भोलू, इतनी ज़्यादा चाय पीना तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तभी मोहन सेठ ने भोलू से इतना कहा ही था कि मोहन सेठ के इतना कहने के बाद ही भोलू कुछ नहीं बोला। और फिर भोलू और मोहन सेठ व्यापार का हिसाब देखने के लिए वहाँ से थोड़ा और आगे चले जाते हैं। जिसके कुछ ही समय के बाद मोहन और भोलू अनाज के गोदाम पर पहुँचते हैं, तो भोलू मोहन सेठ को अनाज के गोदाम का पूरा हिसाब दिखाता है। जिसके बाद मोहन सेठ देखता है कि गोदाम का हिसाब बिल्कुल सही होता है, इसलिए मोहन सेठ हिसाब देखने के बाद वापस उसके घर की ओर चला जाता है। और फिर जब कुछ समय के बाद मोहन सेठ उसके घर पहुंचता है, तो वह उसकी पत्नी कमला से कहने लगता है, अरे भाग्यवान, भोजन बनने में और कितनी देर लगेगी। तभी मोहन सेठ के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी कमला मोहन सेठ से कहने लगती है, अरे भोजन तो कब का बनकर तैयार हो चुका है और आज तो भोजन में मैंने आपकी पसंद की मटर पनीर की सब्जी और देसी घी की मक्का की रोटियां बनाई हैं। तभी पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ उसकी पत्नी से कहने लगता है, अरे भाग्यवान, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आज का भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। पर कमला, तुमने खामोखा बेकार में ही इतना खर्च क्यों किया, क्योंकि आज तो कोई विशेष त्योहार भी नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना अच्छा भोजन बनाने की क्या ज़रूरत थी। चलो, अब भोजन बना लिया है तो खाना तो पड़ेगा ही। फिर मोहन सेठ ने उसकी पत्नी कमला से इतना कहा ही था कि तभी कमला मोहन सेठ से कहने लगती है, अरे आज तो आपके कंजूसपन की हद ही हो गई। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके
इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया था, पर आप भोजन करने की बजाय उल्टा मुझको ही खरी खोटी सुना रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सूचित कर दूं कि इतना कंजूसपन भी आपके लिए ठीक नहीं है। देखना, ये आपका कंजूसपन ही हमें किसी दिन एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा। चलो, ये सब बातें तो होती रहेगी, पहले हम दोनों भोजन कर लेते हैं, क्योंकि भोजन ठंडा होता जा रहा है। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ और उसकी पत्नी दोनों भोजन करने लगते हैं। फिर मोहन सेठ और कमला दोनों भोजन करने के बाद सो जाते हैं। और फिर जब अगले ही दिन मोहन सेठ उसके अनाज के गोदाम पर जा रहा होता है, तभी मोहन सेठ को उसके जूते कहीं आसपास दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए मोहन सेठ उसके नौकर रामू को आवाज लगाता है, अरे रामू भाई, जल्दी से यहाँ पर आओ। तभी मोहन सेठ की आवाज को सुनकर रामू नौकर मोहन सेठ के पास आता है और फिर कहने लगता है, अरे मालिक, बताइए क्या काम है। तभी रामू के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ रामू से कहने लगता है, अरे रामू, मेरे जूते कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुमने कहीं देखे क्या। तभी फिर मोहन सेठ ने उसके नौकर रामू से इतना कहा ही था कि तभी रामू मोहन सेठ से कहने लगता है, अरे मालिक, आपके जूते तो काफ़ी पुराने हो गए थे और उन्हें जगह जगह से चूहों ने काट भी दिया था, इसलिए मैंने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। इसीलिए मालिक, आप एक काम कीजिएगा, आप बाजार से नए जूते खरीद लीजिएगा। तभी रामू ने मोहन सेठ को यह सब बातें कही थी कि मोहन सेठ रामू की इन सभी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए मोहन सेठ रामू से कहने लगता है, अरे ओ बेवकूफ़, तुझे क्या ज़रूरत थी मेरे जूतों को हाथ लगाने की और उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की, क्योंकि वह तो अभी सही थे, 2-3 महीने और चल जाते, पर तूने उन्हें फेंक दिया। रामू, तूने यह बहुत गलत किया। तभी फिर मोहन सेठ रामू पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी अचानक मोहन सेठ की पत्नी कमला वहां पर आ जाती है और फिर वे मोहन सेठ से कहने लगती है, अरे सुनिए जी, आप खामोखा बेचारे रामू को क्यों चिल्ला रहे हैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ही आपके पुराने जूते रामू को फेंकने के लिए कहा था, क्योंकि वे बहुत पुराने हो चुके थे। और ये लीजिए आपके नए जूते, आप इन्हें पहनकर अपने गोदाम पर चले जाइए। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ उन नए वाले जूतों को पहनकर गोदाम जाने के लिए घर से चला जाता है। फिर जब कुछ ही समय के बाद मोहन सेठ उसके गोदाम पर पहुंचता है, तो मोहन सेठ के गोदाम पर गांव के कुछ व्यापारी आते हैं और मोहन सेठ से कई सारी अनाज की बोरियां खरीदकर ले जाते हैं। जिसके बाद मोहन सेठ को उसके गोदाम पर इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। और फिर जब कुछ ही समय के बाद शाम हो जाती है, इसलिए मोहन सेठ उसका गोदाम बंद करके वापस अपने घर की ओर चला जाता है। और फिर मोहन सेठ के घर पहुंचने के बाद सेठ और उसकी पत्नी कमला दोनों भोजन करने के बाद सो जाते हैं। जब अगली ही सुबह मोहन सेठ हर रोज की तरह अपने अनाज के गोदाम पर जाने के लिए घर से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक मोहन सेठ के घर के बाहर एक साधु आता है और फिर वे घर के बाहर से आवाज लगाने लगता है, अरे बेटा, कोई साधु को थोड़ा भोजन करा दो, भगवान उसका कल्याण करेगा। तभी साधु की आवाज को सुनकर मोहन सेठ साधु के पास जाता है और फिर
कहने लगता है, अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर के द्वार पर आए हो। फिर सेठ ने साधु से इतना कहा ही था कि वह साधु मोहन सेठ से कहने लगता है, अरे बेटा, मैं अभी तीर्थ यात्रा से लौटा हूँ, इसलिए मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी और रास्ते में तुम्हारा घर दिखाई दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर के द्वार पर थोड़ा भोजन मांगने के लिए आ गया। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन करा सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। अभी साधु ने मोहन सेठ को यह सब बातें कही थी कि मोहन सेठ साधु से कहने लगता है, अरे ओ साधु महाराज, ये क्या कोई सरकारी भोजनालय है जो तुम्हें मुफ्त में भोजन कराता फिरूं? यहाँ पर कोई भोजन नहीं है, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तभी मोहन सेठ की इन सभी कड़वी बातों को सुनकर साधु बहुत ही गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह साधु गुस्से में मोहन सेठ को श्राप देता है कि तुमने एक साधु को भोजन कराने की बजाय उसका अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मेरा श्राप है कि तुम्हारे पास अब जो भी धन और संपत्ति है वह धीरे धीरे तुमसे छीनती चले जाएगी और धीरे धीरे अब तुम गरीब होते जाओगे। और इतना कहने के बाद ही वह साधु वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मोहन सेठ भी उसके गोदाम पर जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर जब कुछ समय के बाद उस दिन मोहन सेठ उसके अनाज के गोदाम पर पहुँचता है, तो उस दिन मोहन सेठ के गोदाम की अनाज की एक भी बोरी नहीं बिकती है। उसे ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, क्योंकि साधु ने जो मोहन सेठ को श्राप दिया होता है, धीरे धीरे मोहन सेठ के व्यापार पे उस साधु के श्राप का असर होने लगता है। इसलिए उस दिन मोहन सेठ निराश होकर उसका गोदाम बंद करके वापस अपने घर की ओर चला जाता है। और फिर उस दिन के बाद से ही मोहन सेठ को अब उसके व्यापार में बहुत नुकसान होने लगता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में अब मोहन सेठ का कारोबार धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में हो जाता है। जिसके बाद मोहन सेठ को इतना परेशान देखकर सेठ की पत्नी कमला को मोहन सेठ की बहुत चिंता होने लगती है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर जब एक दिन मोहन सेठ की पत्नी कमला उसकी सहेली के यहाँ से मिलकर वापस घर की ओर आ रही होती है, तभी अचानक कमला को रास्ते में एक साधु मिलते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं और अपनी मंत्रों की माला से कुछ जप कर रहे होते हैं। इसलिए उस साधु को देखकर कमला साधु के पास जाती है और फिर कहने लगती है कि साधु महाराज प्रणाम, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। तभी कमला की इन सभी बातों को सुनकर वह साधु कमला से कहने लगते हैं, हाँ बेटी, बताओ क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। तभी साधु के इतना कहने के बाद ही कमला साधु को बीती हुई पूरी बात बताती है, जिसके बाद कमला की पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह साधु कमला से कहने लगता है कि बेटी, शायद यह बात तुम्हें पता नहीं होगी कि जब एक दिन मैं भोजन की तलाश करता हुआ तुम्हारे घर पर थोड़ा भोजन मांगने के लिए आया था, तो तुम्हारे कंजूस पति ने मुझे भोजन कराने की बजाय मेरा अपमान किया था और इसी अपमान के कारण मैंने गुस्से में तुम्हारे पति को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से ही आज तुम्हारे पति का कारोबार बंद होने की स्थिति में है और उसी श्राप का असर तुम्हारे पति के कारोबार पर पड़ रहा है। और बेटी, जो मैंने तुम्हारे पति को श्राप दिया है उसे तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर बेटी मैं एक उपाय जरूर बता सकता हूँ
जिसके बाद तुम्हारा पति उस श्राप से पूरा मुक्त हो जाएगा। तभी साधु के इतना कहने के बाद ही कमला साधु से कहने लगती है कि हे साधु महाराज, आप मुझे वह उपाय बताइए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगी। तभी कमला के इतना कहने के बाद ही साधु कमला से कहने लगता है कि बेटी, वह उपाय कुछ इस प्रकार है। तुम्हें अपने घर पर गांव के सभी लोगों को दावत के लिए बुलाना होगा और उस दावत में गांव के सबसे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी उस दावत में आना चाहिए और भोजन करके जाना चाहिए। तभी इस श्राप से तुम्हारे पति को पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है। और बेटी, एक बात का ध्यान रहे, यदि तुम्हारे घर से उस दावत में से कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के चला जाता है तो फिर तुम्हारे पति को उस श्राप से मुक्त नहीं किया जा सकता है। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। तभी साधु के इतना कहने के बाद ही कमला वहां से वापस अपने घर की ओर चली जाती है। और फिर घर पहुंचने के बाद कमला उसके पति मोहन सेठ को पूरी बात बताती है, जिसके बाद कमला की इन सभी बातों को सुनकर मोहन सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है। और फिर उसी दिन मोहन सेठ और कमला अपने घर पर दावत के लिए गांव के सभी लोगों को बुलाते हैं और फिर गांव के सभी लोगों को पेट भर भोजन कराते हैं। जिसके बाद मोहन सेठ अब साधु द्वारा दिए गए श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। और यह सब देखकर मोहन सेठ की पत्नी कमला बेहद खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से ही अब मोहन सेठ गांव के हर गरीब व्यक्ति को हफ्ते में एक बार भोजन का दान करने लगता है। तो इस तरह एक कंजूस सेठ दानवीर व्यक्ति बन जाता है।